हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी जेई और ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट दोनों पोस्टों की बात कर रहे हैं। लौट आया वो दिन जब सेंट्रलाइजेशन नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। सब लोग को पता है सेंट्रलाइजेशन नोटिफिकेशन लाने का एक ही बेनिफिट था कि एक कैंडिडेट जो अच्छा है उसका सिलेक्शन जहाँ चाहे वहाँ हो जाए, बाकी एवरेज कैंडिडेट का भी सिलेक्शन होते रहे, मतलब सीटें खाली नहीं जाए और भर्ती भरा से भरा जाए। लेकिन इस बार इतने एप्लीकेशन हो गए, एलपी का, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जेई, पैरामेडिकल, जेई, आपका सब इंस्पेक्टर जो कांस्टेबल और एसआई वाला, आरपीएफ वाला, और साथ में आपका ग्रुप डी आएगा। तो सारा में आते आते ही नुकसान यही है कि टॉपर अंदर आएंगे और एवरेज कैंडिडेट बाहर जाएंगे, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म सिस्टम ही एग्ज़ाम लेने का ऐसा है कि उसको कोई नहीं रोक सकता कि आप क्वालिफाई नहीं कीजिए सीबीटी 1 सीबीटी 2 में। तो डिटेल एनालिसिस करके आपको एक थोड़ा सा इफेक्ट दिखाएंगे। बाकी आपको तो समझदार है, पहले भी वीडियो बनाया है कल के डेट में, लेकिन बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, उस टॉपिक को थोड़ा क्लियर करके बताएंगे। तो सब लोग को पता है 1/2024, 2/2024 टेक्नीशियन का, एनटीपीसी के लिए आपको 5 और 6/2024, आपका जेई के लिए 3/24, पैरामेडिकल का 4/2024, ग्रुप डी का आएगा तो आपका 7/2024 हो जाएगा, और अगर मिनिस्ट्रियल का आएगा तो दोनों में से जिसका आए 8 हो जाएगा, 8/2024। यानी 8 नोटिफिकेशन गुना 21 आरआरबी, 160 या 168 कह सकते हैं। 168 चॉइस है लोगों के पास भरने के लिए, और 168 में जो टॉपर है वो कहीं भी आ सकते हैं। यानी पहले क्या होता था, अब हम लोग सोच रहे थे कि आरआरबी 8 आरआरबी को या 21 आरआरबी को एक साथ भरने का चॉइस दे, जिससे ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में, ऐसे ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा कि 8 नोटिफिकेशन में सब लोग अगर भरते हैं, किसी में कोई 3 में भरेगा, कोई 4 में भरेगा, कोई 6, कोई 7, कोई 2 भी हो सकता है, कोई 1 भी हो सकता है। सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और चॉइस के ऊपर हो सकता है कितना वो फील करना चाहता है, उस हिसाब से कैंडिडेट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो अच्छा से तैयारी है, जिनका एक लेवल सिलेक्शन किसका होता है, एक लेवल पे जो कैंडिडेट पहुंच जाता है, जो 50 से 60 और 60 से 70 के बीच में हमेशा स्कोर करता है, इसका सिलेक्शन होने का सीबीटी में हमेशा चांस रहता है। चाहे वो पेपर किसी का हो, एनटीपीसी का हो, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जेई, किसी का भी हो, खाली भर दिया, उसका सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 1 में हो गया तो मल्टीपल कैंडिडेट वो काउंट हो जाएगा। यही है एनालिसिस डिटेल में, और इसको दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं। 1 मिनट, डाटा एक बनाए, इस डाटा के हिसाब से आपको लेके आते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, इस डाटा पे देखिए, मैंने रेफरेंस लिया था आरआरसी सिकंदराबाद में, जीडीसी का आया था, उसमें 3 पोस्ट निकले थे, एलपी की, टेक्नीशियन की और जेई का। तीनों में अगर डाटा देखें टोटल 5171 कैंडिडेट के आसपास फॉर्म भरे थे। जीडीसी में एम्प्लाई भरते हैं तो सबको पता है, उसमें से 61% एलपी टेक्नीशियन में थे, और एलपी टेक्नीशियन में भी 61% को अलग करेंगे ना, तो इसमें से करीब 40% एलपी में और 21-22% टेक्नीशियन में कैंडिडेट थे, और एलपी और जेई दोनों में मिला लेंगे तो 28% थे। अब 28% जो कैंडिडेट हैं, मान लीजिए एलपी में भी एलिजिबल हैं और टेक्नीशियन में भी एलिजिबल हैं और जेई में भी एलिजिबल हैं, और इनका अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंडिडेट 3 बार काउंट होगा, 2 बार काउंट होगा। वही डाटा को एनालिसिस करके एक फ्रैक्शन में हम डाले हैं, थोड़ा सा इस पर होमवर्क करके। इसमें 3 लाइन का पीडीएफ है, थोड़ा सा इसको समझिएगा, मैं बड़ा करके कर रहा हूँ। पहला हमने एलिजिबिलिटी लिखा है कि कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से। किस में हो सकता है, टेक्नीशियन में भी हो सकता है, एलपी में भी हो सकता है। यानी जो एलपी में क्वालिफिकेशन, जो टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन किसी न किसी आईटी से है, लगभग एलपी में कुछ ब्रांच जो चुके छोड़ के है, कुछ जेई में भी हो जाते हैं, क्योंकि एलपी में डिप्लोमा डिग्री है तो परसेंटेज हमने उसका कम रखा है। ग्रुप डी में तो सब हो जाते हैं, चाहे उसके पास कुछ भी हो, एलपी, आईटीआई हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, बीटेक हो, ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, क्योंकि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, 10th
और ITI होगा तो इस बार चेंज हो जाएगा सिनेरियो। लेकिन अभी क्या कंडीशन बता रहा हूँ, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, उसमें ITI की बात की गई है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आएगी तो पता चलेगा। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट में 10+2 बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सारे ग्रेजुएशन वाला अंडर ग्रेजुएट होते हैं, और अंडर ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें भी 50% आ जाते हैं। और ग्रेजुएट में जो होते हैं वो ग्रेजुएट एकदम बिल्कुल नॉन टेक्निकल कोर्स है, तो बाकी वाले कैंडिडेट जो LP टेक्नीशियन में है ग्रेजुएट में बहुत कम होते हैं। इन सारा का रेशियो निकाल के अगर हम एक देखते हैं तो रेशियो में देखिए कि जो टेक्नीशियन में है वो 100% LP में होगा, एकदम बिल्कुल 100%, कोई चॉइस नहीं। यानी टेक्नीशियन में मान लेते हैं कि एग्जाम्पल कि 15 लाख फॉर्म भरे हैं और LP में 20 लाख फॉर्म भरे हैं, तो LP टेक्नीशियन में दोनों भरेगा तो ये कैंडिडेट 15 और 20 मिला के कितने हो जाएंगे, 35 लाख हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल कैंडिडेट क्या है, एक्चुअल कैंडिडेट तो मैक्सिमम 20 ही लाख है, तो ये 15 लाख कैंडिडेटों में से कितने का CBT 1 में सिलेक्शन हो जाएगा, LP में भी और टेक्नीशियन में भी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका डबल हो जाएगा। डबल हो गया तो आप समझ जाइए कि डबल हो गया, तो CBT 1 में जो कैंडिडेट एवरेज का सिलेक्शन होना था वो नहीं होके उन्हीं कैंडिडेट को बार बार सिलेक्शन होगा जो टॉपर थे। उसी तरह अगर इसको हम अगर JEE के रूप में देखेंगे तो LP में जो क्वालिफिकेशन रखते हैं उसका 50% कैंडिडेट JEE में होते हैं, जिनके पास डिप्लोमा होगा और BTech होगा, वो LP में भी भरते हैं, JEE में भरते हैं। तो मान लीजिए कि LP में इतने हैं तो टेक्नीशियन में मान लीजिए 15,000 हो गए, तो ये कैंडिडेट फिर 20 लाख और 15 लाख 35 लाख हो गए। यानी 35 लाख में 35,70,000 कैंडिडेट हम जो एक्चुअल देख रहे हैं LP टेक्नीशियन और JEE में, एक्चुअल कैंडिडेट वो एक्चुअली 20-22 लाख ही है। वो बार बार कभी टेक्नीशियन में आ गया, कभी LP में आ गया, कभी JEE में आ गया, सब में काउंट कर रहा है और सिलेक्शन हो गया। तो समझिए कि इनका तीनों में सिलेक्शन हो गया, तो तीनों में सिलेक्शन हो गया, CBT 1 का जगह तो खा गए। वैसे ही CBT 2 में भी होगा कुछ का उसका परसेंटेज, वो भी फिर आपके पोस्ट खा गए, एवरेज कैंडिडेट को कुछ नहीं मिलेगा। फिर ग्रुप D की बात करें तो ग्रुप D में तो सारे मान ली कि टोटल 1 करोड़ फॉर्म भरा है, तो 1 करोड़ तो ये तो रहेंगे ही ग्रुप D वाले, लेकिन फिर वो JEE में भी 35,000 हैं, 35,000 LP टेक्नीशियन में भी हैं। उसी तरह ये 50% अंडर ग्रेजुएट में भी एक 25 लाख है, फिर इधर भी आपके कुछ कैंडिडेट NTPC वाले भी हो जाएंगे। यानी कुल मिला के कैंडिडेट तो 1 ही लाख है ग्रुप D में, लेकिन टोटल फॉर्म दिखाएगा वो 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख 1 लाख 1 करोड़ कुछ। यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ 3 लाख 30 लाख ऐसे कैंडिडेट दिखाते रहता है। लेकिन वो कैंडिडेट सब जगह है ना, NTPC में भी है, अंडर ग्रेजुएट में भी है, JEE में भी है, LP में भी है, टेक्नीशियन में भी है, बहुत सारे कुछ परसेंटेज नहीं भरते हैं। तो फिर ग्रुप D के रिजल्ट पे क्या पड़ता है, भारी पड़ जाता है कि ग्रुप D में सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। और फिर उसी तरह अंडर ग्रेजुएट में NTPC वाले सब है। यानी कुल मिला के अगर देख रहे हैं तो टोटल कैंडिडेट अगर मैक्सिमम मान लेते हैं लगभग 1 करोड़ है, और जब सारे नोटिफिकेशन में भर्ती भरते हैं लोग तो बढ़ के करीब करीब 2 करोड़ 75 लाख या 3 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और 3 करोड़ में मान लीजिए कि ये नोटिफिकेशन सेंट्रलाइज टाइप पे होता, कम होता नोटिफिकेशन, मिक्स नहीं होता, तो कंडीशन कुछ और होता। यानी 1 करोड़ के बदले 3 गुना कैंडिडेट, एक कैंडिडेट करीब 2-3 बार काउंट हो रहा है। तो क्या होगा CBT में, क्या होगा, मान लीजिए कि CBT में 1 में पहले 10,000 लोगों का सिलेक्शन होना था, ओरिजिनल हो जाता है 1 करोड़ में, लेकिन अब 10,000 को 3 से भाग दे दीजिएगा तो ओरिजिनल कैंडिडेट कितने हो रहे हैं। एक्चुअली में ओरिजिनल कैंडिडेट आपको करीब करीब 3 से 3,500 ही हो रहे हैं, 3,000 3,500 ही टॉपर हो रहे हैं। कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ में बदलते रहेगा कंडीशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब बदलते रहेगा, लेकिन एक्चुअली 3,000 से 5,000 ही तो कैंडिडेट होंगे ना। तो आपका नुकसान किसका हो रहा है, यही नुकसान के बारे में बात कर रहा हूँ कि नुकसान जो हो रहा है एक्चुअल में 100% नुकसान उन विद्यार्थियों को हो रहा है जो पढ़ाई में एवरेज हैं, जिनका नंबर थोड़ा कम आता है और उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बाहर हो जाते हैं। कहाँ, CBT 1 में ही जब फिल्टर लगती है, वो फिल्टर लगती है जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी, लेकिन सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन अलग अलग होने के बाद से RRB किसी कैंडिडेट को न मना कर सकता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएं, वहाँ भी करा लेगा, वहाँ भी करा लेगा। अगर फाइनल तक पहुँचा तो जॉब एक ही जगह लेगा,
सीट बेकार गई, और जो इसका सिलेक्शन होना होगा उसके लिए बाद में तो होते रहेगा, रिप्लेसमेंट आएगा डीबी या जो होगा, उसके लिए 2-3 साल फिर लग जाएंगे प्रोसेस करते करते। यानी कुल मिला के सारी चीज़ें डिले होती जाएगी, ज़्यादा नोटिफिकेशन, ज़्यादा बवाल, ज़्यादा खतरा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, सब कुछ बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर बात करें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एलपी टेक्नीशियन के एक साथ पेपर ले लेगा, ऐसा कोई कारण नहीं है कि एलपी टेक्नीशियन का एक साथ पेपर ले सकता है जब नोटिफिकेशन अलग अलग है। एक साथ नोटिफिकेशन होता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होती, अगर अलग अलग नोटिफिकेशन है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स नहीं होगा। वैसे ही एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन एक साथ होता तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होता, यहाँ भी नहीं फिक्स है। जो ग्रेजुएट में सेलेक्ट होगा वो अंडर ग्रेजुएट में भी हो सकता है, और ना ही इसका सीबीटी एक साथ हो सकता है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग एग्ज़ाम लिया है, अलग अलग नोटिफिकेशन लिया है, अलग अलग इनका एग्ज़ाम कैलेंडर होगा, तो सब कुछ अलग अलग होगा। इसलिए समझ जाइए कि ये कितना खतरा है, जिसको मैंने बता दिया कि 1 लाख कैंडिडेट मान लिए हैं, तो लिख देता हूँ एक बार समझ में जिनको कम आए। 1 लाख कैंडिडेट अगर फॉर्म भरे हैं, 1 मिनट में ये थोड़ा साफ 1 लाख कैंडिडेट भरे हैं फॉर्म, तो 3 लाख दिखेगा, 2 लाख भरेंगे कैंडिडेट तो 3 दूना 6 लाख दिखेगा, ऐसे लगभग दिखेगा, बढ़ते जाएगा। अगर 1 करोड़ कैंडिडेट हैं तो वो 2 से 3 करोड़ कैंडिडेट हो जाएंगे। और आपने इसका एग्जाम्पल किसी को नहीं मालूम है तो एनालिसिस का यही फ़ायदा होता है कि मैं याद दिला दूं आपको कि आपने देखा होगा कि जो सीबीटी का टेंडर निकला था किसके लिए, ऑल एग्ज़ाम चंडीगढ़ का, उसमें देखे होंगे कि 2 करोड़ कुछ लाख कैंडिडेटों को उन्होंने लिया है कि इतने एग्ज़ाम कराने हैं। लेकिन भारत में अगर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो अभी तक का मैक्सिमम जो फॉर्म भरा था वो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में आता है, वो 1.2 करोड़ के आसपास आता है फॉर्म, जो हाईएस्ट एक नोटिफिकेशन में आता है। और यही हाईएस्ट कैंडिडेट लगभग रहते हैं, थोड़ा किसी में चेंज हो जाते हैं, क्वालिफिकेशन चेंज हो गया तो कुछ कैंडिडेट इधर उधर हो गए, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चेंज हुआ तो वो हुआ। यानी कुल मिला के एक कैंडिडेट मल्टीपल टाइम काउंट होने के कारण से ये प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम रहती है। और जितना नोटिफिकेशन फ्रैक्शन होगा, इस बार 2 नोटिफिकेशन बढ़ गए, टेक्नीशियन की अलग, एलपी की अलग, ग्रुप डी में आपका ग्रुप डी में भी आईटीआई वाला के चक्कर नोटिफिकेशन तो एक ही शायद रहेगा, लेकिन एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट 2 नोटिफिकेशन बढ़ने से कैंडिडेट कम से कम, अगर कम से कम मानिए तो 10 से 20 लाख एक्स्ट्रा अलग हो जाएंगे दोनों में भरने वाले। तो 10-20 लाख तो टेक्नीशियन में ही हो जाएंगे, एनटीपीसी में मान लीजिए कि यहाँ भी 30-35 लाख अलग अलग हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहिए कि 70-80 लाख कैंडिडेट अलग अलग हो गए, 70-80 लाख कैंडिडेट अलग अलग हो गए दोनों नोटिफिकेशन के कारण। तो 70 लाख में से सीबीटी 1 में अगर इनका 1% भी सिलेक्शन दोनों में ले लिए, 1% की बात कर रहा हूँ, तो वो करीब होता है 7,000 कैंडिडेट सीबीटी 1 में जो अपीयर होंगे। जो टॉपर की बात कर रहा हूँ, वो टॉपर 7% ये ले लिए तो आपकी जो एवरेज कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। और यही है कंडीशन ये आरआरबी के ज़्यादा नोटिफिकेशन होने का नुकसान। थैंक यू, धन्यवाद।